बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को कि हाउ वाटर इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर कैसे प्रोड्यूस होगा। फ़ोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को अगर देखें तो वैसे तो फ़ोटोसिंथेसिस एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को मेजर करें क्वांटिटेटिवली कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इस्तेमाल होंगी, वाटर कितना इस्तेमाल होगा। वैसे तो ये कॉन्टीन्यूसली वाटर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑक्सीजन भी इलेबरेट हो रही हैं और वाटर भी बन रहा है, सनलाइट भी यूज़ हो रही है। लेकिन अगर इस चीज़ को मेजर किया जाए कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही हैं, कितने वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, तो इस चीज़ को क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए हम ये फ़ोटोसिंथेसिस की इक्वेशन इस सेंस में लिखते हैं। अच्छा, एक ग्लूकोज बनाने के लिए फ़ोटोसिंथेसिस के दौरान दो फेजेज़ हैं। एक लाइट रिएक्शन होता है, एक डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन ग्रेना के अंदर होगा, डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा के अंदर होगा। अब ये दो फेजेज़ हैं, इसमें लाइट रिएक्शन के दौरान फ़ोटोसिंथेसिस के जो दो रिएक्टेंट हैं उनमें से वाटर इस्तेमाल होगा और डार्क रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से वाटर इज़ द इनपुट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द इनपुट ऑफ डार्क रिएक्शन एंड ग्लूकोज इज़ द आउटपुट ऑफ डार्क रिएक्शन, ऑक्सीजन इज़ द आउटपुट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड वाटर इज़ द आउटपुट ऑफ डार्क रिएक्शन। यानी ये जो तीन प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहे हैं फ़ोटोसिंथेसिस के, इसमें ग्लूकोज भी और वाटर भी ये डार्क रिएक्शन के दौरान बनेगा और ऑक्सीजन जो है ये लाइट रिएक्शन में बनेगी। अच्छा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं इनकी जब फोटोलाइसिस होगी तो फोटोलाइसिस के बाद इस वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन जो हैं ये ऑक्सीजन बनाने में मदद करेंगे और इसी तरीके से ये जो वाटर के ऑक्सीजन हैं ये इस कार्बन डाइऑक्साइड से आएंगे। अगर आप देखें तो इसी तरीके से ये 12 वाटर के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, ये इनपुट हैं और ये इसके लाइट रिएक्शन के आउटपुट हैं। लाइट रिएक्शन के आउटपुट जो हैं वो आपके पास 3 हैं, 6 ऑक्सीजन एलिब्रेट हो जाती है, फिर इसी तरीके से 12 NADPH और 18 ATP। और ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन के दौरान एक ग्लूकोज बनाने के लिए जो कैल्विन साइकिल है वो 2 बार चलता है। जब एक बार कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन चलता है तो एक G3P बनती है। जब 2 बार डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल चलेगा तो 2 G3P बनेगी और इसी तरीके से 2 G3P मिलकर एक ग्लूकोज को बनाएंगे। तो एक ग्लूकोज के बनने के लिए 2 G3P चाहिए, तो 2 G3P बनने के लिए कैल्विन साइकिल कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। तो एक बार कैल्विन साइकिल चलने के लिए 6 NADPH चाहिए होती हैं और 9 ATP चाहिए होती हैं। और एक ग्लूकोज बनाने के लिए चूँकि डार्क रिएक्शन को 2 बार चलना पड़ता है, तो 2 बार चलने के लिए 12 NADPH चाहिए होंगी। यानी एक ग्लूकोज बनाने के लिए 2 बार जब साइकिल चलेगा तो 12 NADH हो जाएंगी और एक बार साइकिल चलने के लिए अगर 9 ATP हैं तो 2 बार साइकिल चलने के लिए 18 ATP हो जाएंगी। तो इस तरीके से एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 NADPH इस्तेमाल होंगी और 18 ATP इस्तेमाल होंगी और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे। अच्छा, अब ये जो वाटर है ये वाला, जब एक बार डार्क रिएक्शन चलता है तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, तो 2 बार चलेगा एक ग्लूकोज बनाने के लिए तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल कैसे प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, वाटर के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से इस्तेमाल हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इस्तेमाल हो रही है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में देखें, यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 O2 हैं और हर O2 जो होती है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 6 हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए या इसमें अगर हम देखें कि इसमें ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के एटम 12 हो जाएंगे। 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 12 ऑक्सीजन के एटम हो जाएंगे।
तो इसका मतलब ये है एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 अगर कार्बन डाइऑक्साइड में 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं तो 12 ऑक्सीजन के एटम मौजूद हैं। तो एक ऑक्सीजन के एटम जिसे हाफ O2 भी लिखते हैं, एक ऑक्सीजन, ये एक जो O होता है इसको हाफ O2 भी लिखते हैं, ये एक ऑक्सीजन का एटम है। इस तरह के 2 ऑक्सीजन के एटम मिलते हैं तो तब जो है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, ये 2 ऑक्सीजन के एटम। अच्छा अब देखें डार्क रिएक्शन में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 12। अगर आप देखें एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन के एटम चाहिए, 6, C6H12O6, तो यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के, 6। यानी इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 6 हाफ O2 चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने हैं, 12 ऑक्सीजन के एटम है। ग्लूकोज बनने के लिए कितने ऑक्सीजन के एटम चाहिए, 6 चाहिए। इसका मतलब है जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है इस कार्बन डाइऑक्साइड के सारे ऑक्सीजन के एटम इस्तेमाल नहीं हो रहे ग्लूकोज बनने के लिए। कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, सिर्फ 6 इस्तेमाल हो रहे हैं ये वाले। तो आ कितने रहे हैं, 12 ऑक्सीजन के एटम आ रहे हैं, तो 6 ऑक्सीजन के एटम ग्लूकोज बना देंगे ये वाला, और पीछे कितने ऑक्सीजन के एटम बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। तो अगर आप देखें एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कितनी ऑक्सीजन का एटम होता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन बची हुई हैं, 6 ऑक्सीजन के एटम बचे हुए हैं। तो 6 ऑक्सीजन के एटम जो हैं ये फिर एक ऑक्सीजन का एटम अगर एक वाटर के मॉलिक्यूल में इस्तेमाल हो रहा है तो 6 ऑक्सीजन के एटम 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे। इस तरीके से ये वाटर प्रोड्यूस होता है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 ऑक्सीजन एटम में से 6 ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे ये वाले, और 6 ऑक्सीजन के एटम जो है ये किसको बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे।